हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का और आदरणीय अध्यापक साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 1 माह से अधिक समय हो गया है हम आपके लिए लाइव क्लासेस आयोजित करते आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो काव्य खंड, गद्य खंड और व्याकरण खंड का जो भाग है उसको हमने पूर्ण कर लिया है। केवल जो आपकी सप्लीमेंट्री रीड यानी संपूरक पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ्यक्रम रहता है, वो जल्द ही आपको पूरा करवा दिया जाएगा। तो आज की जो कक्षा है वो विशेष तौर पर इसलिए आयोजित की जा रही है कि आपको जो हमने पिछले दिनों गद्य खंड और काव्य खंड करवाया है तो उसकी एक बार पुनरावृत्ति हो जाए, ताकि आप जो 10 तारीख को इस मंच के द्वारा जो राज्य स्तरीय हमने सेट परीक्षा का आयोजन करना है उसके लिए आप अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकें और अच्छी तैयारी के साथ आप उसमें उत्साहपूर्वक भाग ले सकें। इसी उद्देश्य के साथ ये जो विशेष कक्षा है, जो आज की जो कक्षा है कक्षा 12वीं के लिए, जिसमें हम उन सभी प्रश्नों को एक बार पुनः देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं का काव्य खंड और गद्य खंड, और कक्षा 10वीं के लिए जो विशेष कक्षा है उसका आयोजन कल किया जाएगा। तो कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। समय 8 बजे का है और इसके बारे में आप पूरी तरह से तैयार रहें ताकि आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करने का मौका मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले जो हम बात करना जा रहे हैं यहाँ पर, उसमें हम लेंगे काव्य खंड के उन प्रश्नों को जो 2017 से लेकर 2020 तक के पाठ्यक्रम में जो परीक्षाओं से पूछे जाते रहे हैं। यहाँ एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न हैं इनमें से अधिकतर प्रश्न हमने वो लिए हैं जो 2017 से लेके 2020 तक आपकी परीक्षाओं में, जो पिछले वर्ष की परीक्षाएं थी उनमें आते रहे हैं। तो इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा पहले जो लाइव क्लासेस थी उनमें की है। तो अगर आप उसकी एक बार पुनरावृत्ति करना चाहते हैं तो हमारा जो YouTube चैनल है उस पर हमने उनके वीडियोस जो हैं वो डाल दिए हैं। सभी कक्षाओं की जो वीडियोस हैं गद्य और पद्य खंड के, उनके जो वीडियो हैं वो वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी आपको पाठ्यक्रम से संबंधित हम वीडियो बनाते हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि अभी परीक्षाओं में लगभग 1-1.5 महीने का समय है। तो ये कक्षाएं निरंतर जारी रहेंगी और YouTube के ऊपर जो वीडियोस हैं वो भी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार डलते रहेंगे, उसके ऊपर हम डालते रहेंगे। तो आप इस चैनल को, जो चैनल का नाम है वो आप हरपाल ग्रोवर अगर टाइप करेंगे तो इस चैनल पर, YouTube के चैनल के ऊपर आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। तो आपको लिंक भी आपके विषय अध्यापक जो हैं उन्होंने भेजा होगा। तो अगर आपके पास लिंक नहीं है तो उसको भी दोबारा से भेज दिया जाएगा। अदरवाइज आप YouTube चैनल जैसे खोलते हैं तो वहाँ पे अगर आप हरपाल ग्रोवर टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको जो YouTube चैनल दिख जाएगा, जहाँ पर हिंदी विषय पाठ्यक्रम की बहुत सामग्री जो है, विषय उपयोगी सामग्री है, वो आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद हम बढ़ रहे हैं हमारी आज की कक्षा में। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो काव्य खंड के बारे में बात करेंगे। तो काव्य खंड में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो हमारे पाठ्यक्रम में लगभग ये कविताएं जो हैं उनकी संख्या 6 है। तो इनमें से हमने उन प्रश्नों को लिया है जो वर्षानुसार, यानी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2017 के अंदर जो खंड ABCD यानी चारों कोड जो आपके आए थे, उनमें आपका जो अब निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित जो कविताएं हैं उनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनका प्रारूप क्या था, वो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे हमारी पहली कविता है जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन की कविता। उनमें ये पहला प्रश्न इस कविता में से आया था जो MCQ, दिन ढलते ही बच्चे
कहाँ से झांकने लगते हैं? तो चिड़िया के बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चे नीड़ों से झांकने लगते हैं, ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। और उसके बाद बात कवि के साथ कैसे खेलती है? तो बात कवि के साथ बच्चे की तरह खेलती है। और आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? धनी या शोषक कांप रहे हैं? रुबाइयां में किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के लच्छे चमक रहे हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता की, बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? यानी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्या नहीं होती? तो वो कवि को बर्दाश्त नहीं होती, यानी सहन नहीं होती। तो ये 2017 के ये जो 5 प्रश्न आप देख रहे हैं, जो हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम, क्योंकि इस बार कविताओं तो कुछ कविताएं ऐसी हैं जो आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं, यहाँ पे केवल उन्हीं कविताओं को लिया जा रहा है जो इस वर्ष आपकी कविताओं में जो पाठ्यक्रम में शामिल है। इसी प्रकार जो अगली है वो है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कविता है करुणा के मुखौटे में कैसी कविता है? तो वो क्रूरता की कविता है। सहर्ष स्वीकार कविता में ममता कहाँ पिराती है? तो ममता भीतर पिराती है। लक्ष्मण मूर्छा पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करता है? जो राम है वो सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। इसी प्रकार उषा कविता में से है भोर का नभ कैसा है? तो भोर का नभ शंख जैसा है। और इसके पश्चात इसी प्रकार राम लक्ष्मण का जो प्रसंग है उसमें से लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? तो रावण कुंभकर्ण के पास जाता है उसको जगाने के लिए, ताकि वो राम की जो सेना का सामना कर सके, राम से युद्ध कर सके। तो ये 2017 के ए, बी, सी और डी कोड में से जो संबंधित प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने उसकी बात की है। इसी प्रकार 2018 के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे, जैसे गजल में से है जर्रा जर्रा सोए है, तो यहाँ जर्रा किसका प्रतीक है? तो जर्रा कण कण का प्रतीक है। इसके बाद अर्ध रात गई कपि नहीं आए, तो यहाँ पे कौन नहीं आए या कपि किसके संबंध में प्रयोग किया गया है? तो कपि हनुमान जी के संबंध में प्रयोग किया गया है। और सूर्योदय से पहले किसका जादू टूटता है? तो सूर्योदय से पहले उषा का जादू टूटता है। और जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है उसमें से प्रश्न पूछा गया था कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, या जो दूरदर्शन वाले हैं वो किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं कि कार्यक्रम को किस प्रकार का बनाया जाए? तो कार्यक्रम को रोचक बनाने की अपेक्षा रखी जाती है। तो कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहली कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें विकल में कौन सा भाव है? तो विकल में विह्वलता का भाव है। और कवि ने गरीबी कैसी बताई है? तो कवि ने गरीबी गर्बीली बताई है। आतप, ये राम लक्ष्मण के जो प्रसंग है उसमें से कविता है। और तो आतप का अर्थ क्या है? आतप का अर्थ है धूप। गजल किस साहित्य में प्रसिद्ध है? तो गजल जो है वो मुख्यतः उर्दू साहित्य में प्रसिद्ध है, उसकी विधा है। और उमा एक अखंड रघुराई, इसमें उमा जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? उमा का अर्थ होता है पार्वती। और मुक्ति बोध ने कहाँ लापता होना स्वीकारा है? तो अंधेरी गुफाओं में लापता होना स्वीकारा है। बात कवि से कैसे खेलती है, ये पहले भी प्रश्न पूछा गया था 2017 में, 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो बात कवि के साथ बच्चे जैसा खेलती है। इसी प्रकार परिवेष्टित का अर्थ क्या है? परिवेष्टित का अर्थ है चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी कि जो चारों तरफ से घिरा हो से क्या कहा जाता है? परिवेष्टित कहा जाता है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ। और उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय से। देखिए पहले जो प्रश्न किसी कोड में आया है, ए कोड में, जैसे सूर्योदय से पहले किसका जादू टूटता है और उषा का जादू कब टूटता है? वो सूर्योदय से। यानी कि प्रश्न वही है लेकिन उसका रूप थोड़ा सा बदल दिया गया। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखता है। और उसके बाद लुटते रहने से क्या कम नहीं होती? रसधार कम नहीं होती। इसी प्रकार जो अगला 2019 के ए, बी, सी और डी में से जो प्रश्न इससे संबंधित हैं, पर्दे पर दिखाई तस्वीर के होठों पर क्या थी? तो ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता में से है। तो कसमसाहट थी उसके ऊपर। और भरत के बाहुबल और शील का प्रशंसक कौन था? पवन कुमार इसका उत्तर बनेगा, या हनुमान जी?
तो जो भी आपको विकल्प में दिया हो, आपने ध्यान रखना है कि अगर हनुमान की जगह पे पवन कुमार दिया है तो आपने इसका उत्तर पवन कुमार भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही है? बात। ये भी प्रश्न 2017 में पूछा गया था, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि कवि के साथ कविता या बात कैसे खेल रही है, तो कवि के साथ बात खेल रही है बच्चे की तरह। यहाँ पे प्रश्न का रूप बदल दिया, शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही है, तो बात खेल रही है। और भवितव्यता किसको डराती है? कवि की छाती को भवितव्यता डराती है। इसी प्रकार ये प्रश्न 2019 में फिर से पूछा गया है। परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? तो चारों ओर से घिरा हुआ। इसके पश्चात निज जननी के एक कुमारा, ये किसने कहा था? ये राम ने कहा था। किसके बारे में? लक्ष्मण के बारे में बात हो रही है। और दूरदर्शन का कार्यक्रम कैसा बनाया जाता है? रोचक बनाया जाता है। फितरत शब्द का गजल में से है। फितरत शब्द का अर्थ क्या है? आदत। और निकर का अर्थ क्या है? समूह। ये निकर जो है ये तत्सम शब्दावली में से है। इसके पश्चात शीर्ण शरीर किसका है? वो किसान का है। इसके पश्चात अगले 2020 में जो पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए थे, तो कपि किसे कहा गया? अर्धरात भई कपि नहीं आए, तो जो कपि है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। गरीबी कैसी है? गर्वीली है। लुटते रहने से क्या कम नहीं होती? रसधारा कम नहीं होती। कवि के उर में क्या भरता है? विह्वलता भरती है। दूरदर्शन वालों की मानसिकता कैसी है? तो बिल्कुल संवेदनाहीन है, क्योंकि वो दूरदर्शन पर किसी दुर्बल को लाते हैं और उसकी जो पीड़ा है उसको अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रयोग करते हैं, तो उनमें संवेदना नहीं है। और ममता के बादल की कोमलता कहाँ मंडराती है? भीतर मंडराती है। और लक्ष्मण मूर्छा पर सामान्य मनुष्य की तरह प्रलाप कौन कर रहा है? प्रलाप कहा जाता है पागलों की तरह रोना, तो राम कर रहे हैं। करुणा के मुखौटे में क्या कैद है? क्रूरता की कविता कहा है। कैमरे में बंद अपाहिज में से है। और विवरों का अर्थ का है क्या है? गुफा। गजल की भाषा कैसी है? तो गजल आपको पहले बताया कि उर्दू साहित्यिक विधा है, तो इसकी जो भाषा है वो उर्दू और फारसी है। बच्चे कहाँ से झांकते हैं? 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। नीड़ों से झांकते हैं। बात कैसे खेलती है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जब किसी न किसी कोड के अंदर, पेपर के अंदर ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो बच्चे जैसे खेलती है। नींद से जागा कुंभकर्ण क्या लग रहा था? तो कई बार विकल्प में दिया जाता है काल के समान लग रहा था या यमराज के समान लग रहा था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 2017 से 2020 तक के उन सभी प्रश्नों को यहाँ आपके सामने रखा है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से प्रश्न ऐसे हैं कि जो प्रत्येक वर्ष उनकी पुनरावृत्ति हुई है। तो अब जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते समय आप उन प्रश्नों को विशेष रूप में ध्यान में रखें और उनको अच्छे से याद कर लें। और एक बार फिर हम उसी बात को आपके सामने दोहरा रहे हैं कि अगर आप इन कविताओं को पुनः समझना चाहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो अब आपके विषय अध्यापक भी आपके साथ हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इन सब वीडियोस को आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये काव्य खंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो हमने आपके सामने यहाँ पे इनकी चर्चा की है। अब हम बढ़ रहे हैं गद्य खंड की ओर। तो गद्य खंड में हमने जो प्रश्नों का संकलन किया है वो पाठ के अनुसार किया है। यानी कि हम जैसे पहले पाठ की बात कर रहे हैं वो है भक्तिन पाठ है, और इसमें हमने वो सभी प्रश्न ले लिए हैं जो वर्ष 2017 से लेके 2020 तक इस पाठ में से पूछे गए हैं। तो आपने उसको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं लगभग 1, 2, 3, 4 और यानी 7 प्रश्न ऐसे हैं ये हमारे पास जो किस पाठ में से हैं? ये भक्तिन पाठ में से प्रश्न लिए गए हैं। तो ये 7 प्रश्न जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो प्रत्येक वर्ष यानी कि 2017 से लेकर अगर 2020 की बात करें तो प्रत्येक वर्ष में और लगभग ABCD चारों कोड के अंदर इनकी पुनरावृत्ति हुई है। तो इन प्रश्नों को आपने अच्छे से याद रखना है, समझ लेना है। इसके अलावा
अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके पास आपके पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, उनमें से उनको पढ़िए, और या YouTube चैनल के माध्यम से आप वीडियो देख सकते हैं। आपके जो विषय अध्यापक हैं आप उनसे भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो इसके अंदर हमने लगभग इन 7 प्रश्नों के अंदर वो सारे प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आज तक आते रहे हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, किस वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह हुआ? तो विवाह हुआ था वो 5 वर्ष की आयु में हुआ था, और विधवा कितने वर्ष की आयु में हुई थी? वो 29 वर्ष की आयु में विधवा हुई थी। तो ये आपने उसके विवाह और वैधव्य जीवन के बारे में ये दोनों आयु के जो प्रश्न हैं उनको याद रखना है। और सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा रखने वाली थी? हनुमान जी से स्पर्धा रखने वाली थी। इसके बाद भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झुंसी की रहने वाली थी। अब उसके शारीरिक बनावट के साथ संबंधित जो प्रश्न है वो ये आ जाता है कई बार कि भक्तिन का शरीर कैसा था? तो भक्तिन का शरीर दुबला था। भक्तिन के होंठ कैसे थे? होंठ उसके पतले थे। भक्तिन का स्वभाव अगर देखें तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भक्तिन किससे डरती थी? तो भक्तिन कारावास यानी कि जेल जाने से डरती थी। और इसके पश्चात इसके अंदर जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उसने 2 पात्रों की बात की है, एक सोना और एक गोधूली। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाठ में सोना कौन है? तो सोना हिरणी थी, और जो गोधूली है वो कौन है? वो बिल्ली है, क्योंकि उसने कुछ पालतू पशु पक्षियों को पाला हुआ था। जैसे आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा नीलकंठ, तो नीलकंठ उनके मोर का नाम था, राधा मोरनी थी। तो इस प्रकार ये उसके जो कह सकते हैं जो उसके पालतू पशु पक्षी थे उनका नामकरण महादेवी वर्मा ने किया हुआ था। तो इस पाठ में इन 2 नामों की बात आती है, सोना की और गोधूली की। तो आपने ध्यान रखना है कि सोना हिरणी थी और गोधूली क्या थी? वो बिल्ली थी। इसके पश्चात अगला पाठ है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जो पाठ है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है कि लेखक के मित्र ने बाजार को क्या कहा? तो लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल कहा है, क्योंकि उसमें आकर्षण है। इसके पश्चात लेखक का जो मित्र है वो किसके साथ बाजार गया था? तो वो अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था। बाजार का जादू किस इंद्री पर चलता है? तो वो इंद्री है आंख, या कई बार विकल्प में दिया जाता है चक्षु। तो चक्षु का अर्थ भी क्या है? आंख होता है। अकिंचितकर जो चूर्ण बेचने वाला है उसके लिए अकिंचितकर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अकिंचितकर का अर्थ होता है अर्थहीन, अर्थ का अर्थ होता है पैसा, ठीक है। जिसके पास धन नहीं है, अकिंचितकर उसके लिए प्रयोग किया गया है। और फिजूल सामान को फिजूल कहने का जो साहस है उनको समझने वालों को लेखक क्या कहता है? तो उनको लेखक संयमी कहता है। संयमी यानी कि जो संयम धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? संयमी कहा जाता है। इसके पश्चात जो अगला पाठ है वो है काले मेघा पानी दे। और काले मेघा पानी दे में से ये जो 5 प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है धर्मवीर भारती कुमार सभा में क्या थे? तो धर्मवीर भारती जो थे वो कुमार सभा में उप मंत्री थे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को कई बार पूछा जाता है कि धर्मवीर भारती किस सभा के उपमंत्री थे? तो वो कुमार सभा के उपमंत्री थे। तो इसका प्रारूप हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदल दे, क्योंकि कई वर्षों में कई कोड के अंदर उन्होंने प्रश्न वही रखा है लेकिन उसका जो पूछने का तरीका है वो बदल दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है गंगा मैया की जय का नारा कौन लगाता था? तो गंगा मैया की जय का नारा मेंढक मंडली लगाती थी। और लेखक इंद्रसेना को क्या कहता है? लेखक यानी कि धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो है इंद्रसेना को क्या कहते हैं? वो मेंढक मंडली कहते हैं। इसके पश्चात आषाढ़ कौन सी ऋतु है? गर्मी की ऋतु है। और ये जो प्रश्न है इसके अंतर्गत जो पूछे गए हैं ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पहलवान की ढोलक। तो इसमें पहला प्रश्न है जो लुट्टन सिंह ने किस दूसरे, ध्यान रखिएगा, किस दूसरे, पहले नहीं, किस दूसरे नामी पहलवान को हराया था? तो उसका नाम था काला खां। और उसके बाद लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को, यानी चांद सिंह को क्या कहा जाता था? शेर का बच्चा। ये कई बार प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लेता है कि शेर का बच्चा किसे कहा गया?
तो वो चांद सिंह को कहा जाता था। और पंजाबी जमायत का जो पहलवान था वो भी कौन था, वो चांद सिंह था। ये बात को ध्यान में रखना है कि जब दंगल हो रहा था तो जो पंजाबी जमायत थी वो किसकी जय जयकार कर रही थी, वो चांद सिंह की जय जयकार कर रही थी। तो लुट्टन सिंह ने चांद सिंह या शेर का बच्चा जिसको कहा जाता है, पंजाबी जमायत का जो पहलवान था, उसको कहाँ हराया था, उसको श्याम नगर में हराया था। जगह का नाम था श्याम नगर। और जब जीत गया था लुट्टन सिंह जीतने पर कैसे चलता था, तो 45 डिग्री पर बाहें फैलाकर वो चलता था। लुट्टन सिंह के कितने बेटे थे, उसके 2 बेटे थे। और लुट्टन सिंह का जो पालन पोषण किया था वो उसकी सास ने किया था। और आजकल जो दंगल का जो स्थान है वो किसने ले लिया है, वो घोड़ों की रेस के मैदान में ले लिया था। यानी श्याम नगर के अंदर जो दंगल का मैदान था जहां पे लुट्टन पहलवान कुश्ती लड़ा करता था, जब राजकुमार राजा बनता है यानी कि सत्ता परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो वहां से पहलवानों को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे घोड़ों की रेस का मैदान बना दिया जाता है। इसके पश्चात जो अगला पाठ है वो है नमक। हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी का नाम। जो हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी है वो सुनील दास गुप्ता है और उसका मूल देश जो था जहां से वो संबंधित था वो बांग्लादेश है। इस बात को ध्यान में रखना है। वो बांग्लादेश यानी ढाका का रहने वाला था। तो तभी वो कहता है कि जो ढाब है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, वो हमारे ढाका का है। तो सुनील दास हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी था। विभाजन के पश्चात वो बांग्लादेश छोड़कर कहाँ आ गया था, भारत में आ गया था। तो यहाँ पे आके कस्टम अधिकारी हो गया था। लेकिन आज भी उसको अपना देश कौन सा लगता था, वो बांग्लादेश लगता था। इसके पश्चात जो सफिया की माँ है वो मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ती थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो मुहर्रम के अवसर पर वो सफिया की जो माँ है वो मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती थी। सबसे अच्छा ढाब यानी कि कच्चा नारियल, ढाब का अर्थ है कच्चा नारियल। सबसे अच्छा ढाब कहाँ का कहा गया है इस पाठ के अंदर, वो ढाका का कहा गया है। और कौन कहता है, वो सुनील दास गुप्ता कहता है। और सफिया खुद को क्या कहती थी, सफिया खुद को सैयद कहती थी। इसके पश्चात कस्टम वालों के लिए क्या जरूरी है, कर्तव्य पालन। 2018 और 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि कस्टम वालों के लिए क्या जरूरी है, तो कर्तव्य पालन जरूरी है। इसके पश्चात हिंदुस्तान या पाकिस्तान का मेवा कीनू और केला कहा गया है। और आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, ये कथन किसका है, तो ये कथन कहती हैं सफिया अपने भाइयों से। जब उनको नमक ले जाने की बात को लेकर उसके भाई कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, कस्टम वाले अलाउ नहीं करेंगे, अगर तुम उसको छुपाकर या चोरी से लेके जाना चाहोगे तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। तो वहां पर सफिया उस तर्क का उत्तर दे रही है कि आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान है, मैं इसको इंसानियत के नाते सिख बीबी के लिए लेके जा रही हूँ, तो मुझे क्यों पकड़ेंगे। इसके बाद अगला कथन है कि मोहब्बत तो कस्टम से ऐसे गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो ये जो शब्द हैं ये किसके हैं, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी के हैं, जो मूलतः कहाँ का रहने वाला था, बंटवारे से पहले वो भारत का रहने वाला था, यानी कि वो दिल्ली का रहने वाला था। अब वो पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद कहाँ चले गए थे, लाहौर चले गए थे। इसी प्रकार अगला कथन है कि हमारा वतन तो लाहौर है जी। या जो नमक लाने की फरमाइश है वो कौन करती है, वो सिख बीबी करती है। और सिख बीबी किसको कहती है, वो सफिया को कहती है। सफिया इस बात का जो वादा है उससे क्यों करती है, क्योंकि सिख बीबी के अंदर उसको अपनी माँ का चेहरा नजर आता है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उससे लाहौर का नमक लाने के लिए कह रही है। तो हमारा वतन तो लाहौर है जी, ये किसने कहा, सिख बीबी ने कहा। तो प्रश्न आपस में जुड़े होते हैं, आपको केवल घटनाओं के माध्यम से उसको याद रखना है, तो आप निश्चित तौर पर ये प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसके बाद अगला पाठ शुरू होता है जो लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा और रुचि को क्या बना देती है। जो जाति प्रथा है तो वो मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, जो उसका नेचुरल मोटिवेशन है और इंटरेस्ट है, उसको वो निष्क्रिय कर देती है, यानी कि उसको मुर्दा कर देती है। इसके बाद अगला है आधुनिक समाज के लिए किसे आवश्यक माना गया है, आधुनिक समाज के लिए आवश्यक माना गया है श्रम विभाजन को, यानी कि जो काम है वो बटा होना चाहिए ताकि समाज की जरूरतें पूरी हो सके। और आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, आयरनी क्या है, वो जातिवाद है, और ये केवल भारत के समाज में पाई जाती है, ऐसा कहना है
किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विवाद का विषय कौन सा शब्द रहा? वो समता रहा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो काल्पनिक जगत की वस्तु किसको मानते हैं? समता को काल्पनिक जगत की वस्तु मानते हैं। यानी कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है वो समता रहेगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विवाद का विषय क्या रहा? समता रहा। और काल्पनिक जगत की वस्तु किसको माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता को। और आदर्श समाज की विशेषता क्या है? गतिशील होना आदर्श समाज की विशेषता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रयास किया है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखने का जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब आपको करना क्या है? इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आगामी 10 तारीख को 10 फरवरी 2021 को आपकी काव्य खंड और गद्य खंड की हम एक परीक्षा का आयोजन करेंगे जो सेट आधारित होगी। आपके जो परीक्षा पत्र में लगभग हमने 80 प्रश्नों का संकलन किया है और उनमें उन प्रश्नों को भी लिया है जो पाठ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं और 10 तारीख की जो परीक्षा है उसमें अच्छी प्रकार से अपनी प्रस्तुति देते हैं, उसमें अपनी भागीदारी दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारा विश्वास है, जितनी मेहनत आपके जो विषय अध्यापक हैं वो कर रहे हैं, जितना प्रयास हिंदी संक्रांति मंच की तरफ से किया जा रहा है, ताकि आपको जो सहजता हो सके, आपको पूरी विषय सामग्री एक मंच पर मिल सके और आप परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएं।